एडवांस डेटाबेस पे चले जाएं, नो एसक्यूएल पे चले जाएं या पोस्टग्री एसक्यूएल पे चले जाएं, you can change the database as well depending on the need and requirements of customer or the demanding अपकमिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, उस लिहाज से आप डेटाबेस को चेंज कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप सोचें कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में हम डेटाबेस जो है वो MySQL या PostgreSQL की बजाय हम इसको IPFS के ऊपर लेके चले जाएं, जो कि इंटरप्रेन्योरियल फाइल सिस्टम है, जो मोर सिक्योर, क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इन्हांस है। यू आर चेंजिंग ओवरऑल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की करैक्टरिस्टिक्स मैंने जैसे बताई कि अब इसको देख लें वन बाय वन। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जब आप प्रोसेस को चेंज करें तो ये लॉजिक सबको, पूरी टीम को क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि वाई आर यू चेंजिंग विथ ए विथ बी, उसकी लॉजिक क्या है, सबको क्लियर हो, अदरवाइज़ लोग अकोमोडेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चेंज को। फिर विजिबिलिटी अक्रॉस द ऑल डोमेन हो, ऑल स्टेक होल्डर को नज़र आना चाहिए चेंज। सपोर्टेबिलिटी हो, जब आपको टेक्नोलॉजी चेंज करें तो वो अपकमिंग टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड अदर सॉफ्टवेयर जो डोमेन होंगे उनके साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कस्टमर भी एक्सेप्ट करे, ऑल स्टेक होल्डर भी एक्सेप्ट करें, और मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबल हो, यू कैन ट्रस्ट ऑन इट बिकॉज कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है या उसका जो मॉडल है वर्किंग वो इतना ट्रस्टेबल है। जैसे हम कहते हैं ना, आपका ट्रस्ट होता है, जैसे ओरेकल के ऊपर ट्रस्ट है लोगों का, तो आप देखेंगे जितने भी कमर्शियल हाई लेवल प्रोडक्ट्स है या बैंकिंग सर्विसेज हैं वो ओरेकल पे यूज़ करते हैं क्योंकि इट इज़ अ रिलायबल। रोबस्टनेस है, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम कर सके, कहीं भी उसको एडजस्ट किया जा सके, या मल्टीपल मैक्सिमम उसकी कंपैटिबिलिटी हो अदर सॉफ्टवेयर के साथ। मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर आप कोई चेंजेस करें, इन्हांस करें या इम्प्रूव करें या कुछ फीचर रिमूव करें, वो ईजीली मेंटेनेबल हो। रैपिडिटी हो, ईजीली और फास्ट वे में आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ ये टाइम के लिहाज से कह रहा है, और यहाँ पे मेंटेनेबल हो विथ रिस्पेक्ट टू व्हेन यू आर चेंजिंग इट शुड बी ईजी, और व्हेन यू आर चेंजिंग इट शुड बी फास्ट। रैपिडिटी, व्हेन यू आर चेंजिंग इट शुड बी फास्ट। प्रोसेस इंप्रूवमेंट के फिर स्टेजेस आते हैं हमारे पास। प्रोसेस को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस के लिए हमारे पास अंडरस्टैंड करना हमें मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम उसको देखेंगे कि एनालिसिस के अंदर कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स कौन से हैं जिससे इम्पैक्ट क्या आएगा आपके पास सॉफ्टवेयर में। जो एग्जिस्टिंग सॉफ्ट सिस्टम है उसका क्या इम्पैक्ट है, और जो हम मॉडिफाई करके कंपोनेंट को चेंज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, या प्रोसेस का जो एक सब प्रोसेस को मॉडिफाई कर रहे हैं उससे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करेंगे क्वालिटी, कॉस्ट एंड शेड्यूल बॉटलनेक। अगर आपके पास चेंज करने से शेड्यूल बढ़ रहा है यानी शेड्यूल इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू, तो शेड्यूल बॉटलनेक को भी आपने सामने रखना है। इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, वाकई ही इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, कॉस्ट को भी देखना है आपने जब इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि जो इम्प्रूवमेंट है वो कॉस्ट को इंक्रीज़ कर दे और आप प्रॉफिट की बजाय उसमें लॉस हो रहा हो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और क्वालिटी के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हुए ये देखेंगे क्वालिटी कितनी होगी, यानी थ्रेशोल्ड होगी है क्वालिटी के पैरामीटर्स की कि किस लेवल तक आप क्वालिटी अफोर्ड कर सकते हैं। प्रोसेस चेंज इंट्रोडक्शन, मॉडिफाई द प्रोसेस टू रिमूव आइडेंटिफाइड बॉटलनेक्स। जो भी उसके लैक्स होंगे, डीमेरिट्स होंगे, ट्रेड ऑफ्स होंगे, उनको आपने रिमूव करना है। पहले आइडेंटिफाई करेंगे दैन रिमूव करेंगे, तो प्रोसेस चेंज इंट्रोडक्शन कहलाता है। प्रोसेस चेंज ट्रेनिंग भी है। अगर आप चेंज करेंगे, पहले लोग किसी और तरीके से काम करते थे, आपने टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया, तो देन यू हैव टू ट्रेन द पीपल। तो स्टाफ की ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ट्रेन द स्टाफ इन्वॉल्व इन द न्यू प्रोसेस प्रपोजल। चेंज ट्यूनिंग, इवॉल्व एंड इम्प्रूव प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के अंदर आपने प्रोसेस जब चेंज कर दिया तो नॉट नेसेसरी प्रोसेस एक एज इट एडजस्ट हो जाएगा, आपको उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, आप उसको अलाइन करना पड़ेगा उसके सब कंपोनेंट के साथ, या जो उनके साथ वो डेटा एक्सचेंज कर रहा है, या आपने कोई मॉड्यूल चेंज किया। जैसे मैंने बात की, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फ्रंट एंड जो है वो C# में यूज़ किया है या PHP में यूज़ किया, तो बैक एंड में आप डेटाबेस जो बना रहे हैं क्या वो कंपैटिबल है, और फाइन ट्यून करेंगे उसको। तो चेंज ट्यूनिंग एज वेल।
ये पूरा एक डायग्राम के अंदर इस प्रोसेस के अंदर डाल रहे हैं जो मैंने फेजेस आपको बताए। अब मैं यहाँ पे लिंक बता रहा हूँ इनका कैसे बनेगा। यहाँ पे देखें, सबसे पहले था आपका एनालाइज द प्रोसेस। जब एनालाइज कर देंगे देन आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट। एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी, अगर आपके पास ये कंपोनेंट्स हैं, मैं अल्फ़ाबेटिकल नेम दे रहा हूँ। फिर उसमें आप कहेंगे जी के अंदर इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, बी इज़ फाइन, डी जो है वो चेंज कर दें तो ठीक है अगर कास्ट इजाज़त दे या टाइम शेड्यूल इजाज़त दे। ये इस तरह से आप एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद फिर इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई कर ली, फिर आप इंट्रोड्यूस करेंगे चेंज। तो इंट्रोड्यूस द चेंज, उसके साथ साथ पैरेलल में आप ट्रेन करेंगे अपने इंजीनियर्स को। यानी ऐसा नहीं सिर्फ आपने चेंज कर दिया और इंजीनियर्स को पता ही नहीं हाउ टू यूज़ इट, या स्टाफ को पता ही ना हाउ टू मॉडिफाई दैट चेंज, हाउ टू वर्क विद द चेंज। तो एक तो इंट्रोड्यूस करवाएंगे चेंज, फिर उसके साथ ट्रेनिंग भी देंगे। अच्छा, चेंज को इंट्रोड्यूस करवाने से के बाद उसके अंदर फाइन ट्यून करेंगे उसको, चेंज ट्यून द प्रोसेस चेंज, एंड देन मल्टीपल वे में हम देखते हैं, ट्यून करेंगे, रिवाइज़ करेंगे मॉडल को, फिर ट्यून करेंगे, फिर रिवाइज़ करेंगे। ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम चलेगा। इसी तरह से फीडबैक ऑन द इम्प्रूवमेंट, आपका फीडबैक आएगा, फिर प्रोसेस ट्यून करेंगे अगेन। तो ये 2 डायरेक्शन जो है ना एरो, अगर आप देखेंगे एरो जो है 2 डायमेंशनल, यानी 2 वे जो डायरेक्शन आपको एरो मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस चेंज होगा, इससे ये इफेक्ट होगा, फिर ये इफेक्ट होगा। इनके अंदर 2 वे कम्युनिकेशन है। यहाँ से आप फॉरवर्ड हुए, ये ओनली फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है, यानी फॉरवर्ड चेंज है। लेकिन जहाँ पर 2 डायरेक्शन में एरो है, जिसका डायरेक्टेड कहते हैं हम, उसका मतलब है ये दोनों साइड में कम्युनिकेशन होगी। तो ट्रेन इंजीनियर करने के बाद हम इंजीनियर को ट्रेन करेंगे और फिर फीडबैक लेंगे कि आइदर दे लर्नड अबाउट द न्यू प्रोसेस, इफ़ दे से यस तो गुड, अदरवाइज वी नीड टू अगेन ट्रेन दैम। सो इसी तरह से जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसके साथ हम यहाँ देखें, जब हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके साथ क्या हो रहा है, प्रोसेस को चेंज प्लान भी करते हैं। और जब हम एनालाइज करते हैं तो प्रोसेस का मॉडल देखते हैं कि विच मॉडल विल सूट व्हेन यू आर चेंजिंग, which model will suit. And when you are identifying, you identify the process chain and then define the training plan. अब आते हैं टूवर्ड्स क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। कैसे प्रोडक्ट की प्रोसेस के साथ साथ हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है। सो प्रोसेस क्वालिटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी आर क्लोजली रिलेटेड। देखिए, अच्छे प्रोसेस से जब आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे डेफिनेटली वो प्रोडक्ट अच्छी होगी। अगर प्रोसेस पुअर होगा तो प्रोडक्ट भी पुअर होगी। यू नो मैनी एग्जांपल्स दिया। अगर हम लेमैन के तरह पे आपको समझाएं कि देखें, कोई भी जो प्रोसेस होगा वो स्टैंडर्ड, अगर वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा तो उस प्रोसेस को जब हम अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट अच्छी हो जाएगी। इवन दैट अगर देखें, अगर आप खाना बना रहे हैं, अगर आपने वेल स्टैंडर्ड प्रोसेसर से खाना बनाया है, हाइजीनिक की चीज़ों का ख्याल रखा है, क्वालिटी फूड रॉ फूड यूज़ की है, तो आपकी डेफिनेटली आउटपुट प्रोडक्ट बेहतर होगी। लेकिन इसी तरह से अगर आपका प्रोसेस पुअर होगा तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली पुअर होगी। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग, अगर मोबाइल बनाने वाली कंपनी जो है उस प्रोसेस के अंदर क्वालिटी के फीचर्स जो 6 सिग्मा फीचर हैं या अदर जो ISO के स्टैंडर्ड्स हैं उनको अप्लाई नहीं करेगी, तो डेफिनेटली जो मोबाइल मार्केट में जब आएगा उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। स्क्रीन सही नहीं काम कर रही, कैमरा जो है वो उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है या बंद हो जाता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सो ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। गुड प्रोसेस इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गुड प्रोडक्ट। ये क्लियर हो गया, पहले वाला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, उससे ये दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली आ गया। फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स प्रोसेस इज प्रिंसिपल क्वालिटी डिटरमाइन। यहाँ भी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको मोबाइल को, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है तो उसमें मेन क्वालिटी का कंपोनेंट है, आपका डिटर्मिनेंट है कि कितना अच्छा आपने प्रोसेस यूज़ किया। जितना अच्छा प्रोसेस होगा उतनी अच्छी ही प्रोडक्ट बनेगी। जितना अच्छा प्रोसेस कंप्रोमाइज़ होगा तो क्वालिटी जो है अकॉर्डिंगली कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि इवन दैट अगर आप देखें कि किसी का बर्गर मशहूर है, किसी की बिरयानी मशहूर है, क्यों? कि उनका कोई वेल डिफाइंड प्रोसेस है। ये नहीं है वो इंग्रेडिएंट ज़्यादा डालते हैं, लोग उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट या उसमें मसाला ज़्यादा डालते हैं, लेकिन उससे वो वाला जायका टेस्ट नहीं डेवलप होता है। इसका मतलब देयर इज़ वेल डिफाइंड प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या है? उन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और उनको ऐड करने का जो इंटरवल है वो डिफाइंड होगा वेल, तब वो आपकी डिश अकॉर्डिंगली क्वालिटी बनेगी, उसके वो टेस्ट डेवलप होगा। इसी तरह से अगर आप डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइन बेस
जो सिस्टम होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर भी आपका डेफिनेटली प्रोसेस इंप्रूवमेंट है। अगर मैं एक हाउस फर्निशिंग की एग्जांपल दूं, तो अगर मैं लेट्स सपोज पहले फर्नीचर लगा दूं और उसके बाद जो है कलर करवाऊंगा तो सारा फर्नीचर ख़राब हो जाएगा। तो देयर इज़ अ वेल डिफाइंड प्रोसेस कि पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, फिर कौन सी एक्टिविटी होगी, तो आपकी आउटपुट प्रोडक्ट बेहतर होगी। तो यहाँ पे देखें वो फैक्टर्स जो आपकी क्वालिटी को मैटर करेंगे वो प्रोसेस से रिलेटेड हैं। प्रोसेस सही होगा तो प्रोडक्ट डेफिनेटली बेहतर होगी। तो स्पेशली आप जब डिज़ाइनर्स के तौर पे सोचते हैं तो कैपेबिलिटी आपकी डिज़ाइन में ये रखेंगे कि आप कहाँ पर क्या कंपोनेंट होना चाहिए और उनकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, कौन सी एक्टिविटी पैरेलल में हो सकती है, कौन सी एक्टिविटीज़ को आपने सीरियल में रखना है, किस तरह से मूव ऑन करेंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वालिटी फैक्टर्स को अगर हम देखें यहाँ पे, तो फैक्टर्स को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। तो प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के अराउंड में है। प्रोसेस क्वालिटी, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, पीपल क्वालिटी, कॉस्ट, टाइम एंड शेड्यूल। जब आप डेवलपमेंट पहले को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखें, सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट डिपेंड करेगी आपने प्रोसेस कौन सा लिया है। यू नो वेल कि आपने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस पढ़े हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी जो सिस्टमेटिक बनती है वो एक तो वाटरफॉल की आती है और दूसरा वी मॉडल की। जो मैंने आपको बताया वी मॉडल फास्ट होता है, वाटरफॉल स्लो होता है, लेकिन क्वालिटी वाइज वाटरफॉल मॉडल बेस्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन डेफिनेटली उसका टाइम कंस्टेंट और कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। फिर टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो अप टू डेट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। अगर मैं आज भी डेवलपमेंट जो है वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर करूं या डेटा एनालिसिस में सी के अंदर करूं जबकि पाइथन आ चुकी है, तो आई एम यूजिंग द बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। या मैं डेटा की सिक्योरिटी के लिए पुराने प्रोटोकॉल यूज़ करूं जबकि ब्लॉकचेन आ चुकी है, तो इट मीन्स यू आर यूजिंग द obsolete technology and that will affect the quality of product. Similarly people quality, people आप जो है आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज वो किस लेवल के लोग हैं। अगर आप फ्रेशर से बिल्कुल काम करवा रहे हो, सारे के सारे फ्रेशर हैं, कोई सीनियर बंदा नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अकॉर्डिंगली कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। और इसी तरह से कॉस्ट, टाइम एंड शेड्यूल ये बड़ा इम्पैक्ट करता है। अगर एक प्रोडक्ट है जिसको बनने में लेट्स सपोज 3 मंथ चाहिए, लेकिन आप उसको प्रेशर से शेड्यूल को शॉर्ट करते हैं और उसको 1 मंथ में बनाने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द क्वालिटी डाउन हो जाएगी। इसी तरह से एक प्रोडक्ट जो है लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उसकी कॉस्ट जो है वो $3000 है, आप कहते हैं नहीं $1000 में इसको बना दें, बन जाएगी प्रोडक्ट, लेकिन उसकी क्या होगी, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। जैसे हमारे पास चाइना के लिए मशहूर है कि चाइना जो है हर लेवल की प्रोडक्ट बनाता है। अगर आपको कीबोर्ड बनवाने हैं तो वो आपको कीबोर्ड ₹50 वाला भी बना देगा और 5000 वाला भी बना देगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप जितनी कॉस्ट देंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो क्वालिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट और क्वालिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर टाइम शॉर्ट देंगे तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। जैसे हम नॉर्मली हम कहते हैं कि जल्दी में काम जो है शैतान का है, क्योंकि जल्दी एक थ्रेशोल्ड है, एक मिनिमम काम की थ्रेशोल्ड है कि इतनी देर में ये क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन उससे कम करेंगे, टाइट करेंगे शेड्यूल, तो या तो आप ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाएं या फिर स्किल्ड रिसोर्सेज आपके पास हों, ह्यूमन रिसोर्सेज जो फास्ट क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना जानते हों उनको यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेशर से या मॉडरेट जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं उनसे आप हाई क्वालिटी का काम करवाएं और टाइट शेड्यूल के अंदर वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगेन क्वालिटी फैक्टर्स की बात करें, फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स विथ एवरेज कैपेबिलिटी, देखें वर्ड मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, एवरेज कैपेबिलिटी, द डेवलपमेंट प्रोसेस डिटरमाइन द प्रोडक्ट क्वालिटी। यानी आप कैपेबिलिटी आपके पास नॉर्मल है और आप चाह रहे हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए। अगर आपका वेल डिसाइडेड वेल डिफाइंड प्रोसेस होगा सो इट मीन्स क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपर इज़ मेन डिटर्मिनेंट। छोटे प्रोजेक्ट्स में देखें जो अच्छे डेवलपर हैं छोटा प्रोजेक्ट जल्दी से बना लेंगे, अच्छी क्वालिटी का बना लेंगे, तो वहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर है वो आपके पीपल हैं, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट है और स्मॉल प्रोजेक्ट में आपका छोटा सा भी बुराई जो है ना बड़ी बुराई नज़र आएगी। जब हम कहते हैं छोटी चीज़ में थोड़ी सी भी खामी होगी तो वो वाज़ह नज़र आएगी, लेकिन बड़ी चीज़ में आपकी बड़ी खामी भी छुप जाती है।
तो वो वाली बात है कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स में आपकी ह्यूमन कैपेबिलिटी यानी जो डेवलपर हैं वो मेन डिटर्मिनेंट हैं। डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। जब हम बात करेंगे, जब टेक्नोलॉजी आप यूज़ करें तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फैक्टर है दूसरे नंबर पे। जैसे पहले नंबर पे हमने कहा ह्यूमन स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरे नंबर पे डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। जबकि ऑल केसेस में इफ़ एन अनरियलिस्टिक शेड्यूल इज़ इम्पोज दैन प्रोडक्ट क्वालिटी विल सफ़र। ये पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस कर लिया था कि जब आप अनरियलिस्टिक शेड्यूल यानी एक चीज़ है, मैं बोलूँ यार 2 मिनट में ना आप ऐसा करो 2 मिनट के अंदर खाना बना दो, वो 2 मिनट में खाना क्या बनेगा? 2 मिनट में पॉसिबल ही नहीं है, रियलिस्टिक ही नहीं है। या मैं ये कहूँ कि जनाब आपने जो है ऐसा करें सक्खर से कराची जो है ना 3 मिनट में पहुँच जाएँ, इज़ इट लॉजिकल? अनरियलिस्टिक शेड्यूल है, तो डेफिनेटली उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप कह देंगे कि ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो जब आप बहुत टाइट शेड्यूल देंगे, या आपने किसी को सॉफ्टवेयर बनाने को कंपोनेंट दिया और उसने कहा यार 3 दिन का शेड्यूल है, 3 दिन में आप ये कंपोनेंट कंप्लीट कर दें, तो 3 दिन में डेफिनेटली वो इतनी लाइन ऑफ कोड नहीं लिख पाएगा, तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, बहुत सारे एरर आएंगे, बग्स आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करेगा, कमेंट सही नहीं लगाएगा, दूसरे यूज़र को पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, तो इट विल डिट्रॉइट द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। प्रोसेस एनालिसिस एंड मॉडलिंग। प्रोसेस एनालिसिस हमारा वो फेज़ है जिसमें हम पहले समझते हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंड करते हैं। स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस to understand the relationship between the parts of the process and to compare them with the other processes। यानी ऐसा नहीं होता कि जब हम प्रोसेस चेंज करते हैं तो हम टेस्ट कर रहे होते हैं। हम जब प्रोसेस चेंज करते हैं तो हम चेक कर चुके होते हैं पहले से कि ये नया प्रोसेस लगाने से हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी, तभी हम करेंगे। एनालिसिस के अंदर ये चीज़ आ गई कि मैं कहूँगा ए को बी से रिप्लेस करें तो इससे बेहतर हो जाएगा, तभी बेहतर आप चेंज करेंगे ना, अदरवाइज़ क्यों करेंगे आप ए को बी से रिप्लेस। तो प्रोसेस मॉडलिंग जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेस विच रिकॉर्ड द टास्क, रोल्स एंड एंटिटीज़ यूज्ड। द प्रोसेस मॉडल मे बी प्रेजेंटेड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यानी एनालिसिस में तो आप उसके कंपोनेंट्स का और इंटर रिलेशनशिप समझेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा पार्ट या कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस से चेंज करें तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। मॉडलिंग में आप ये देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड कीपिंग के अगर आपके पास अच्छा रिकॉर्ड होगा, मॉडल हम कहते ये हैं कि हमने कोई काम जो है किसी प्रोसेस के ज़रिए किसी तरीके से किया और उससे आउटपुट अच्छा आया तो हम कहते हैं इसको नाम दे दें कोई, जैसे हमने वाटरफॉल, एजाइल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल, ये जितने भी हमारे पास मॉडल बने हैं ये हमने कोई चेंज करके देखा एक स्टेप को दूसरे स्टेप से, और जब आउटपुट बेहतर आया तो उसके बेहतर के लिहाज से हमने उसका नाम रख दिया। तो एजाइल के अंदर जैसे हम कहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जल्दी बन जाती है लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, बट इट इज़ बेस्ट व्हेन यू हैव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट द अर्जेंट मोमेंट्स। डन हो गया, तो ये प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। फिर प्रोसेस एनालिसिस एंड मॉडलिंग के अंदर यू हैव टू स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस टू अंडरस्टैंड इट्स एक्टिविटीज़, मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं। देन प्रोड्यूस एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल फॉर द प्रोसेस। इनिशियली आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे यानी कि इनिशियली आप स्टोरी बोर्ड करेंगे, इनिशियल आप उसको एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिज़ाइन करेंगे। देन यू शुड नॉर्मली रिप्रेजेंट दैट ग्राफिकली, और उसके लिए हम क्या करते हैं डायग्राम बनाते हैं, यूज़ केस डायग्राम, डिज़ाइनिंग लेवल पे ERD डायग्राम, इंट्रैक्शन डायग्राम, सिक्वेंशियल डायग्राम, ठीक है, ये सीक्वेंस डायग्राम, ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं सिस्टम को सही समझने में, सही एनालाइज करने में। एनालिसिस मॉडलिंग के ये कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सेवरल डिफरेंट व्यूज़ सच एज एक्टिविटीज़, डिलीवरेबल्स, मेंटेनेंस शेड्यूल क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या प्रोसेस होंगी, ये सारी चीज़ें जो है क्या हमें एक्टिविटीज़, मेन एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी, आउटपुट क्या होगा, क्या डिलीवरेबल हैं, किस वक्त हमें उनको डिलीवर करना है, ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। एनालाइज द मॉडल टू डिस्कवर द प्रोसेस प्रॉब्लम। देन वी हैव टू एनालाइज द मॉडल सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस जिसको हम चेंज करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, हमें उसको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बाद में अपने स्टेक होल्डर को रिपोर्ट भी करना है कि हमने प्रोसेस ए को बी से चेंज किया, उसकी लॉजिक क्या थी, उसके पीछे रीज़न्स क्या थे, यानी वैलिड रीज़न होने चाहिए। तो ये हमें प्रोसेस प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करना है ताकि हम इसको रिकॉर्ड करें, रिपोर्ट करें
एंड इन्वॉल्व इन डिस्कसिंग द एक्टिविटी विद स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर को कन्वेंस करना, उसको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्टेक होल्डर जो क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज़ आएंगे वो आपको ब्लेम करेंगे, आपने ये पर्टिकुलर प्रोसेस चेंज किया, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ है, जबकि आपने अपनी इंटेंशन के अंदर बेस्ट सूटेड कंपोनेंट को या प्रोसेस को चेंज किया था। तो ये यहाँ पे कन्विंस करना स्टेक होल्डर को भी मेन कंपोनेंट आ जाएगा, मेन पार्ट आ जाएगा। फिर प्रोसेस एनालिसिस की कुछ टेक्निक्स हैं। पब्लिश प्रोसेस मॉडल एंड प्रेजेंट प्रोसेस स्टैंडर्ड्स। अगर आप समझते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस बहुत अच्छा था तो आप इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश रिसर्च पेपर्स की फॉर्मेट में भी होता है, स्टैंडर्ड्स की फॉर्मेट भी बनता है कि लोग स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उसको फिर लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर लोगों उसको अदर जो आपके स्टेक होल्डर इंडस्ट्री के पार्टनर्स होते हैं वो देखते हैं हाँ ये प्रोसेस वाकई ही अगर हम इस तरह से चेंज करें तो इसका आउटपुट बेहतर आएगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू स्टार्ट प्रोसेस एनालिसिस विद एग्जिस्टिंग मॉडल एंड देन पीपल देन मे एक्सटेंड एंड चेंज दिस। यानी अगर हम देखें तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो प्रोसेस बना था वो वाटरफॉल ही था, फिर हमने वाटरफॉल को चेंज किया। हमने कहा यार वाटरफॉल के अंदर एक प्रॉब्लम यह आता है कि जब हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं यानी जो रिक्वायरमेंट हम मिस कर देते हैं वो आगे जाके डिज़ाइन में वो इश्यूज़ आते हैं, और डिज़ाइन में जो इशू होते हैं वो कोडिंग के अंदर इश्यूज़ आ जाते हैं, प्रोपेगेट होते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। जब हम डिलीवर करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो जब बाद में जाके हम जब SQA एक्टिविटी करेंगे तो वो हमारी SQA जो है अगर क्वालिटी एश्योरेंस वाला आइडेंटिफाई करता है कोई बग तो वो हम फिर दोबारा से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग चेंज करेंगे, फिर दोबारा डिज़ाइन चेंज करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, तो ये हमारा लिंगर ऑन हो जाएगा और शेड्यूल डील हो जाएगा। तो उसकी जगह क्या हुआ, वी मॉडल बना। वी मॉडल में क्या होता है, आप यहाँ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं। यहाँ पे आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके डिज़ाइन की क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं, फिर कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग क्वालिटी एश्योरेंस हो रही है, टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग को देख रहे हैं परफेक्ट है कि नहीं। देन आप जब डिप्लॉयमेंट करते हैं तो डिप्लॉयमेंट के अंदर स्टैंडर्ड शेड्यूल यूज़ कर होते हैं, जब मेंटेनेंस कर होते हैं तो आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाती है। तो ये वी मॉडल इस तरह से काम करता है। तो क्या हुआ कि इनिशियली आपने वाटरफॉल मॉडल को कन्वर्ट कर दिया वी मॉडल के अंदर, तो ये चेंज जो है आपने फिर पब्लिश किया, लोगों ने कहा हाँ ये वाला चेंज इस तरह से करेंगे तो ये इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बेहतर है, तो एक मॉडल की शक्ल में आ गया। दूसरा हमारे पास है क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यूज़। मस्ट बी केयरफुली डिज़ाइन, पार्टिसिपेंट में टेल यू व्हाट दे थिंक अबाउट वांट टू हियर। यानी अब आप चेंज करें तो अपने स्टेक होल्डर, अगर बड़ा स्टेक होल्डर है मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, तो आप उनसे क्या करते हैं, आप उनसे सर्वे ले लेते हैं, उनसे रिव्यू फॉर्म फिल करा लेते हैं और उससे आप एनालाइज करते हैं कि वो जो चेंज कर रहे हैं वो चेंज बेटर है या नहीं। एथनोग्राफिक एनालिसिस कर सकते हैं, इन्वॉल्व्स द एसेमिलेटिंग प्रोसेस नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन। सो एथनोग्राफिक स्टाइल में क्या करेंगे, एथनोग्राफिक में आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे उनके ऑब्जर्वेशंस को और उनसे पूछेंगे सवालात, वो अपना उसे फीडबैक देंगे उस सवालातों के ऊपर, अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएंगे और उन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे। तो ये चीज़ें इस तरह से आपकी मूव ऑन करती हैं, तो इथनोग्राफिक एनालिसिस में इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं टूवर्ड्स एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस मॉडल। मेन एक्टिविटी हमारी पास सबसे पहले जो एलिमेंट है जिसको चेंज करेंगे, कौन कौन से प्रोसेस मॉडल के अंदर चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं, प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, डिलीवरेबल, कंडीशंस, रोल, एक्सेप्शन एंड कम्युनिकेशन। तो जब आप इसको डिज़ाइन करते हैं जैसे मैंने डायग्राम दिखाया था, तो एक्टिविटीज़ किस तरह से बनाएंगे आप, राउंड एज रेक्टेंगल विदाउट शेडो। प्रोसेस को कैसे शो करेंगे, राउंड एज रेक्टेंगल विथ शेडो, यानी शेडो के साथ होगी तो प्रोसेस और विदाउट शेडो होगी तो एक्टिविटी। डिलीवरेबल हमारी रेक्टेंगल होती है लेकिन विथ शेडो होगी, तो ये राउंड एज होगी, ये विदाउट राउंड एज होगी, यानी इसके जो एज होंगे वो शार्प होंगे, तो हम कहेंगे ये डिलीवरेबल है। कंडीशन हम बनाएंगे पैरेललोग्राम के अंदर, तो ये आपकी कंडीशन को शो करेगा। जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हैं इसी तरह से प्रोसेस मॉडल के अंदर भी आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस को शो करने के लिए कुछ डायग्रामेट्रिकल नोटेशंस हैं। तो कंडीशन को हम पैरेललोग्राम में शो करेंगे, रोल को हम सर्कल्स के साथ शो करेंगे, सर्कल विथ शेडो,
एक्सेप्शन जो आपने पढ़ा होगा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, किसी पर्टिकुलर एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटीज़ है, वो फुलफिल होती है एक सीक्वेंस में, लेकिन अगर कोई ख़ास एक्सेप्शन आ जाए तो फिर उसके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती, तो हम उसको कहते हैं एक्सेप्शन। डबल एज के अंदर हम एक्सेप्शन के अंदर शो करेंगे, और कम्युनिकेशन को हम एरो के साथ शो करेंगे, और बाय कम्युनिकेशन है मतलब दोनों साइड में कम्युनिकेशन है तो हम डबल एरो लगाएंगे। तो ये हमारे पास मॉड्यूल टेस्टिंग एक्टिविटी बन गया। हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें देखें, ये जो आपका रेक्टेंगल है इसके साथ शेड है, इस शेड के अंदर देखें ये प्री कंडीशन है, ये इनपुट मॉड्यूल है, इसकी भी शेड है, ये मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन है, रेक्टेंगल में ही शो हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस को हमने क्या किया, राउंड रेक्टेंगल के अंदर क्या किया, शो किया टेस्ट मॉड्यूल, और अगेन पोस्ट कंडीशन को हमने ऑल डिफाइंड टेस्ट और रन ऑन द मॉड्यूल, ये भी शेडेड रेक्टेंगल है, एंड दिस इज आल्सो शेडेड रेक्टेंगल, एंड दिस इज आल्सो शेडेड रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आपने रोल को सर्किल में डिफाइन किया, यहाँ हमने जैसे डिस्कस किया रोल को कैसे करेंगे, सर्किल विथ शेडो। कंडीशन को हम पैरेललोग्राम में देंगे, और जो एक्टिविटीज़ थी हमारी वो राउंड रेक्टेंगल के अंदर थी, और डिलीवरेबल हमारे रेक्टेंगल के अंदर है। तो ये हमारे देखें जो हमने मेन एक्टिविटीज़ बनाई विथ शेडो वो क्या हैं, ये प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेस हैं विथ शेडो के, ये सारे के सारे रेक्टेंगल हैं। मॉड्यूल की कंपाइल करना विथ सिंटैक्स एरर, मॉड्यूल की स्पेसिफिकेशन निकालना, मॉड्यूल की पोस्ट कंडीशंस को हैंडल करना, आउटपुट को हैंडल करना, मॉड्यूल को टेस्ट करना, एंड ये हमारे पास जो है राउंडेड रेक्टेंगल प्रोसेस को दिखा रहा है, और रोल के अंदर हमारे पास टेस्ट इंजीनियर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से हम डिज़ाइन कर लेते हैं अपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट के अंदर। कुछ और एक्टिविटीज़ देख लें, एक्टिविटीज़ द मॉड्यूल टेस्टिंग, जैसे टेस्ट डेटा प्रिपरेशन, आप टेस्ट डेटा बना रहे हैं अपने कंपोनेंट को चेक करने के लिए, तो रीड मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन, देन उसके बाद प्रिपेयर टेस्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, देन सबमिट द डेटा फॉर रिव्यू, एंड देन रिव्यू द टेस्ट डेटा। तो ये सारे हमारे राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर हैं प्रोसेसेस। मॉड्यूल टेस्ट हार्नेस प्रिपरेशन राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर हैं, और इसी तरह टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट प्रिपरेशन, इस तरह से आप एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन कर लेंगे। प्रोसेस एक्सेप्शन जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया, अभी मज़ीद इसको हाईलाइट कर लेते हैं। प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर कम्प्लेक्स एंड प्रोसेस मॉडल्स कैन नॉट इफेक्टिवली रिप्रेजेंट हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन जनरेट हो गई, ठीक है, प्रोग्रामिंग में तो आपने पढ़ा होगा एक्सेप्शन क्या होती है, डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ एक्सेप्शन। या आप कोई फाइल रीड कर रहे हैं और फाइल जो है वो एरे को रीड कर रहे हैं, एरे आउट ऑफ बाउंड, यानी इंडेक्स नंबर आपने गलत दे दिया तो एरे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है। तो इस तरह की एक्सेप्शन आ जाए, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए जो आपकी स्टकअप कर दे सिस्टम को, तो उसमें हम किस तरह से चीज़ों को लेंगे, उसके लिए हम कहते हैं प्रोसेस एक्सेप्शन। सो सेवरल की पीपल बिकमिंग इल जस्ट बिफोर द क्रिटिकल रिव्यू। अब आपने बड़ा स्मूथ शेड्यूल बनाया था, लेकिन वो या क्या खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ, कोई ऐसा मौसम आया या ऐसी कोई वबा आई जिसमें बहुत सारे लोग बीमार हो गए, ये एक्सेप्शन आ गई। अब उस एक्सेप्शन को आपने क्या करना है, बर्दाश्त करना है। कोई शेड्यूल था, आपने शेड्यूल के मुताबिक प्रोडक्ट जो है 1 साल में मुकम्मल करनी थी, और 2 महीने स्टार्ट हुए थे, कोविड आ गया। अब कोविड आ गया, सब कुछ बंद, ठीक है जी, ऑफिस बंद, होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद, यूनिवर्सिटी बंद, सब कुछ बंद हो गया। अब कैसे शेड्यूल पे आप टाइम देंगे, तो ये एक्सेप्शन आ गई, दिस इज़ एन एक्सेप्शन। सो जस्ट बिफोर क्रिटिकल रिव्यू से पहले लोग बीमार हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा हार्डवेयर है जिसकी आपको नीड थी और वो उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही, तो ये सारे चैलेंजेस होंगे। कंप्लीट फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस सो दैट नो ईमेल इज़ अवेलेबल फॉर सेवरल डेज। देखें, ये भी क्रिटिकल कंपोनेंट है, आपको ईमेल एक्सेस ही नहीं है, आपका ईमेल सर्वर डाउन हो गया, या आपके ईमेल सर्वर हैक हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया। ऑर्गेनाइजेशनल रीऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज हो गई। पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इंस्टीट्यूट थी, अभी जो है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी बन गई, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आ गए, रीऑर्गेनाइज हो गई। ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है जो एक्सेप्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोसेस में इफेक्ट। आई नीड टू रिस्पॉन्स टू एन अनऑथेंटिकेटेड एंड एंटिसिपेटेड रिक्वेस्ट फॉर द न्यू प्रपोजल। कोई ऐसी मेजर चेंज आ गया फ्रॉम द कस्टमर, लेट्स सपोज पहले कोई एमडी और था, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर कोई मेजर चेंज आ गया, आपका एमडी चेंज हो गया कस्टमर का। अब उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, प्रोडक्ट ऐसे बनवानी थी। अब ये अनएंटिसिपेटेड, ये नहीं आपको अंदाज़ा था कि ऐसे भी कोई चेंजेस आ सकते हैं, रिक्वायरमेंट आ सकती है,
तो एक्सेप्शन में आ जाएंगे। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मॉडल इज सस्पेंडेड एंड मैनेजर यूज देयर इनिशिएटिव्स टू डील विद द एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शन को उसको हैंडल करना होगा। प्रोसेस की मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोसेस को डिफ़ाइन करेंगे तो उसके अंदर मेजर कंपोनेंट कौन सी, यानी उनको आप असेस करेंगे और उसके मैग्नीट्यूड को आइडेंटिफाई करेंगे, और कितने उसके लिए फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो सारे आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्वांटिटेटिव प्रोसेस डेटा शुड बी कलेक्टेड where organization do not have a clearly defined process standard. This is a very difficult as we don't know what to measure. The process may have to be defined before any measurement is possible. तो प्रोसेस की मेजरमेंट के ये प्रोसेस जो है किस तरह से कैलकुलेट होगा कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए मेजरमेंट प्रोसेस डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। जैसे अगर हम कहें कि कोडिंग के अंदर हम कहते हैं LOCs लाइन ऑफ कोड या FP फंक्शनल पॉइंट जो है वो मेजरमेंट मैट्रिसेस हैं, तो हम असेस कर सकते हैं कि कोडिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू लेट्स वो हमने कहा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए 5000 लाइन ऑफ कोड लिखनी थी और हमें 5 दिन में मुकम्मल करना है, तो क्या हम हर रोज़ 1000 लाइन ऑफ कोड ऑन एवरेज लिख रहे हैं उसके लिए, तो इसका मतलब 5 टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो इट मीन्स वी विल बी लैकिंग द शेड्यूल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासेस ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो मेजर क्लासेस जो हमारे पास आती हैं उसमें हम 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, टाइम टेकन एंड रिसोर्सेस नंबर्स। ठीक है, टाइम टेकन में हम कहते हैं टाइम टेकन फॉर प्रोसेस एक्टिविटीज़ टू बी कम्प्लीटेड। ये एक हमारे पास मेन क्लास है इम्प्रूवमेंट की, यानी हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं व्हाट वी वांट टू इम्प्रूव द टाइम। सो कैलेंडर टाइम आर रेफर टू कंप्लीट एन एक्टिविटी आर प्रोसेस, यानी हम इम्प्रूवमेंट का जो हमारा गोल है वो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम का है। दूसरा, वी वांट टू इम्प्रूव द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस और एक्टिविटीज़। जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कितने लोग इस काम के लिए चाहिएंगे उसको हम इम्प्रूव करें। लेट्स सपोज मैं आपको इस तरह से एग्जांपल से समझाता हूँ। एक हमारे पास DBA है, दूसरा डिज़ाइनर है, तीसरा कोडर है जिसको कोडिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और चौथा रिसोर्स जो है हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर का है। अज्यूम करें हमारे पास जो स्किल सेट मौजूद है वो 4 रिसोर्सेज चाहिए। अगर हमें कोई ऐसा रिसोर्स, हमारा बजट कम है और हमें टाइम पे कंप्लीट करना है, तो अगर हम टाइम रिड्यूस करना चाहें तो वी नीड टू ऐड मोर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे इम्प्रूव आपका जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट यानी चेंज ऑफ प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव है, यू नीड टू ऐड चेंज, ऐड रिसोर्सेज और ऐड स्किल्ड पर्सन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव टाइम। सेकंड आपकी क्लास आती है जिसमें आप रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, मिसाल आप रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। सो टोटल एफर्ट इन परसेंटेज, इसको हम कैलकुलेशन मैट्रिक्स हमारे पास बनती है, टोटल एफर्ट्स को कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अगर कोडिंग है, कोडिंग का प्रोसेस है, उसमें हमें 5 डेवलपर चाहिए जो 5 दिन लगातार काम करेंगे, तो 25 कहलाएगा ये, 5 × 5 डेज़ 5 पर्सन, तो टोटल नंबर बनेगा 25। अगर हमें इसको जल्दी कंप्लीट करना है, वी नीड टू ऐड पीपल, यानी अगर हम 6 पर्सन कर देंगे तो 6 पर्सन करने से हमारा जो शेड्यूल है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, यानी इम्प्रूव हो जाएगा। परसेंटेज में 25 बन रहा था, सो 6 4s आर 24 होता है, तो हम कहेंगे कि 4 + समथिंग में हो जाएगा, यानी आपका टाइम सेव हो गया। इसी तरह से अगर आप इसको रिवर्स करें, अगर आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करना चाहें तो आप कहते हैं कि जी लेट्स सपोज हमारे पास जो काम था वो था 25 का। 25 मीन्स 5 पर्सन 5 डेज़ कोडिंग करेंगे, तो ये 25 हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब हमारे पास पर्सन कम है, लेट्स सपोज 3 पर्सन हैं। अब 3 पर्सन से तो डेफिनेटली टाइम शेड्यूल बढ़ जाएगा, आपको 5 डेज़ की बजाय 7-8 डेज़ लगेंगे उसका काम को कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज शॉर्ट है, वी आर मैनेजिंग विथ रिसोर्सेज। थर्ड पे हमारे पास आता है नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। अगर कोई ख़ास इवेंट जो है वो बार बार आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में रिपीट होता है, तो उसमें अगर एक डिफेक्ट आएगा, लेट्स सपोज एक स्टेप है जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में 10 दफ़ा 10 टाइम्स रिपीट होता है,
तो अगर उस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के अंदर कोई एक एरर आएगा तो इट मीन्स 10 एरर्स हैं वो, क्योंकि वो 10 टाइम रिपीट होगा तो 10 एरर्स के इक्विवेलेंट होगा। तो इस लिहाज से हमें जो रिपीटेशन होती है जिन प्रोसेसेस की, उनको उनके अंदर जो डिफेक्ट्स है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर हम उनमें से एक एरर भी रिमूव किया तो इट मीन्स इट इज़ इक्विवेलेंट टू द 10 एरर्स। गोल क्वेश्चन मैट्रिक पैराडाइम, ये अनदर में हमारे पास मैट्रिक्स है एवेल्यूएशन की। इसमें हम गोल क्वेश्चन एंड मैट्रिक्स में क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हमारे पास गोल है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू अचीव। क्या वो ह्यूमन रिसोर्स को सेव करना चाहती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्स थे वो 3 थे, और टाइम के अंदर मेरे पास रिलैक्सेशन है। अगर मैं 5 रिसोर्सेज ऐड करूँगा तो 5 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन अगर मेरे पास हैं ही रिसोर्सेज 3, मैं 2 रिसोर्सेज एडिशनल हायर करने की ज़रूरत नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये होगा कि ऑप्टिमाइज़ द रिसोर्सेज, कंप्रोमाइज़ ऑन द टाइम। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को देखते हुए आपके फिर क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इज़ टू सेटिस्फाई दिस गोल। क्वेश्चन होगा व्हाट क्वेश्चन अबाउट द एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द गोल्स। So you need process knowledge to drive these goal. You need to understand कि कौन सा प्रोसेस जो है वो हमारे गोल को अचीव करेगा। यानी अगर हमारे पास टाइम गोल है, we need to complete the project on time. So in that scenario we need to add more resources. क्लियर है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा होता हूँ कि ऑडिबल हूँ मैं या नहीं, या मैं कोई मेरे पास नेट से लो हो जाए या कोई इशू आए और मैं बोलता जाऊँ तो आप मुझे थोड़ा फीडबैक देते रह जाएँ। ये बात समझ में आ रही जी जी। है और चीज़ें हो रही हैं तो उसमें मुझे क्लियर हो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कोई एम्बिग्यूटी तो वहीं आप स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो गोल है वो गोल अगर टाइम होगा तो वी नीड टू ऐड मोर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपर टू कंप्लीट ऑन द टाइम। तो प्रोसेस चेंज कर रहे हैं हम, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम के एक्सेलरेशन। और दूसरी सूरत में हम क्या कर रहे हैं कि कॉस्ट को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है, वी नॉट एडिंग मोर रिसोर्सेज बट वी आर कंप्रोमाइजिंग ऑन द टाइम। तो जिस तरह का गोल होगा उस तरह से हम प्रोसेस को चेंज करेंगे। मैट्रिक्स हमारे क्या है, मेजरमेंट टू बी कलेक्टेड टू आंसर द क्वेश्चन। किस तरह से हम एवेल्यूएट करेंगे कि हमारे प्रोसेस जो है वो चेंज होने से इम्प्रूव हुआ है, यानी इम्प्रूव उस पर्टिकुलर गोल में। इम्प्रूव हर एस्पेक्ट में नहीं होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट हमारी टाइम शेड्यूलिंग की है, दूसरी एस्पेक्ट हमारी कॉस्ट की है, तीसरी एस्पेक्ट हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की है। तो जो एस्पेक्ट में आप ऑप्टिमाइज़ करने चाहेंगे उस लिहाज से आपकी मैट्रिक्स डिवाइस होंगी, उसको देखेंगे आप। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट SEI, ये मैं बार बार पहले भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, आपने देखा होगा यहाँ पे SEI एलिमेंट। तो जो दुनिया में वर्ल्ड क्लास लेवल पे जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट या सबसे माना हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है उसका नाम है SEI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस को डिवाइस किया है, जिसने स्टैंडर्डाइज किया है, इम्प्रूव किया है और मॉडल किया है। सो SEI ने क्या किया कि आपके जो प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट उसके लेवल्स डिफ़ाइन कर दिए। जैसे हम कहते हैं ना आपको कि आप अगर अच्छा स्कोर लेते हैं तो आपके ग्रेड्स बनते हैं, कितने नंबर पे A ग्रेड आता है, फिर B ग्रेड आता है, फिर C ग्रेड आता है। दूसरे लफ्ज़ों में अभी हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल में GPA कहलाती है, ये 1 GPA, 2 GPA, 3 GPA, 4 GPA। इसी तरह से लेवल्स बना दिए गए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ने। इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी मॉडल, कि सॉफ्टवेयर कितना लेवल पे मैच्योर है। अगर वो लेवल 1 पे होगा तो वो कहलाएगा इनिशियल लेवल। अगर इनिशियल लेवल से आपका सॉफ्टवेयर इम्प्रूव हो गया तो हम कहेंगे लेवल 2, और इसको कहते हैं रिपीटेबल। यानी अगर आपने जो प्रोसेस के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, जो एनालिसिस डिज़ाइन चीज़ें की हैं, उनका रिकॉर्ड कीपिंग की है, स्टेप्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब वो प्रोसेस रिपीट किया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं रिपीटेबल। दोबारा यानी एक आपने लेट्स सपोज हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाया और उसमें जो आपने प्रोसेस यूज़ किया था और जिस जिस स्टेजेस पे जो चैलेंजेस आए उन चैलेंजेस को ऐसे हैंडल किया, ठीक है, उनको आपने रिकॉर्ड किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, तो वो लेवल 2 पे चला जाएगा। तो उसको हम कहेंगे रिपीटेबल।
और अगर आपने उसको रिपीट भी किया और जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की उसमें डिफ़ाइन भी किया कि आपने ये कंपोनेंट क्यों यूज़ किया, इसकी क्या लॉजिक थी, आपने ओरेकल क्यों यूज़ किया, पोस्ट ग्री एसक्यूएल क्यों यूज़ नहीं किया, ये चीज़ें आप डिटेल में सिर्फ डिफ़ाइन ना डिस्क्राइब ना करें, डिफ़ाइन भी करें इसकी लॉजिक, तो वो लेवल 3 पे चला जाता है, जिसको हम कहते हैं डिफ़ाइंड। और उसके अंदर अगर आपने डिफ़ाइन करने के साथ साथ हर कंपोनेंट को डिटेल में एनालाइज भी किया कि ये प्रोसेस हमने ये चेंज किया, इसकी लॉजिक ये थी, और उसके साथ साथ इससे ये मैट्रिक्सेस हैं जिसको हम एवेल्यूएट करते हैं कि हमने सही स्टेप लिया, तो फिर ये आ जाएगा मैनेज्ड में। इसका मतलब वो मैनेजेबल भी है, इसको हम कहते हैं कि नॉट ओनली डिफाइन बट मैनेज्ड, तो लेवल 4 पे हो जाएगा। और अगर आपने उसमें बिल्कुल ऑप्टिमाइज लेवल पे जो कंपोनेंट हैं, यानी बेस्ट से बेस्ट, हम कहते हैं ना बेहतरीन, इससे बेहतरीन ही है कोई, हाई लेवल, तो हमने जो प्रोसेस कंपोनेंट यूज़ किए थे उसके ऑप्टिमल लेवल पे चले गए, तो ये कहलाएगा ऑप्टिमाइज्ड और लेवल 5। यानी SCI ने 5 लेवल प्रोसेस इंप्रूवमेंट के डिज़ाइन किए हैं और वो डिफ़ाइन करके मॉडल बना दिया, जिसको SCI ये मैच्योरिटी मॉडल कहलाता है। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन भी दी गई है आपको, 1 लाइन डिस्क्रिप्शन के लिए। इनिशियली आपका जो है एसेंशियली अनकंट्रोल जो इनिशियल स्टेज होती है वो इनिशियल कहलाती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर डिफाइन एंड यूज्ड रिपीटेबल, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसीजर एंड स्ट्रेटजीज डिफाइंड एंड यूज़ हो तो वो डिफाइंड कहलाएगा। अगर आपने उसके साथ क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी इंगेज की हैं और अडॉप्ट की हैं और यूज़ की हैं तो ये मैनेज कहलाएगा। इफ़ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी उसमें यूज़ की हैं तो इसका मतलब ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो लेवल 5 को टच करने के लिए है कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है और स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करना है ताकि हम ऑप्टिमाइज लेवल पे चले जाएं मैच्योरिटी मॉडल के। यही चीज़ अब की प्रोसेस को, एरियाज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि इनिशियल में तो आप कहते हैं अनकंट्रोल्ड जैसे ही बनाएं वो इनिशियल लेवल है। रिपीटेबल में क्या होगा, आपने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना है। ये पिछला लेक्चर जो था हमारा लास्ट वीक हमने कवर किया वो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट किया। उससे पहले हम करा चुके हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस भी यहाँ करना है, सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी करना है। सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का मतलब है अगर आप जब सॉफ्टवेयर कस्टमर कंपनी के साथ सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीनवाइल अगर कुछ अर्से के बाद, 1-2 महीने के बाद आपकी जो कस्टमर कंपनी है अगर वो कहे नहीं हमने कुछ चेंजेस करवाने हैं और वो चेंजेस मेजर है, तो अब आप एनालाइज़ करेंगे कि वो चेंजेस का इम्पैक्ट क्या आएगा, कितनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एक और कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं जिसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मेजर कॉन्ट्रैक्ट तो वो रहेगा लेकिन उसमें एडिशनल सब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि ये चेंज आने से आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट है। उसको भी अगर आप मैनेज करें प्रॉपरली, मैनेजमेंट उसकी हो, आपकी कब हुआ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे हुआ, क्या कंडीशन थी, कितने स्टॉक होल्डर एग्री हुए, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो ये रिपीटेबल लेवल में आ रहा है। रिपीटेबल लेवल की सारी चीज़ें आ रही हैं, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड ओवरवेट, वी कैन से प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में, और उसकी जो ओवरसाइट है यानी उसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे उसको पूरा एनालाइज करना। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, एंड लास्टली हम कहेंगे कि ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो ये रिपीटेबल बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है डिफाइंड। डिफाइंड में हम क्या करते हैं, पेयर रिव्यूज़, यानी जो ऑडियंस होते हैं हमारे पास, जो दोस्त होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, रिव्यूज़ करवाते हैं, और रिव्यूज़ करवाने के बाद उसमें पेयर रिव्यूज़ आ जाते हैं। वी नीड टू हैंडल डिफरेंट एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस लेते हैं कि क्या हम ये प्रोसेस जो हम चेंज कर रहे हैं इसमें आपका फीडबैक क्या है। तो इसमें इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। जब डिफाइंड मैनेज में आएंगे तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस यहाँ पर लगाएंगे और क्वांटिटेटिव प्रोसेस भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और ऑप्टिमाइज लेवल हमारा ऑप्टिमल लेवल है जिसमें हम प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट चैलेंजेस को देखेंगे, और यहाँ पे हम ऑप्टिमाइज लेवल पे डिफेक्ट प्रिवेंशन करेंगे, कोई उसके अंदर कोई डिफेक्ट एग्जिस्ट ना कर रहा हो।
तो ये हमारे की प्रोसेसेस थे। अब हम आगे जाएंगे तो SCI मॉडल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको भी हमें देखना होगा। इट फोकस ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेदर दैन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी आप SCI का जो प्रोसेस है, मॉडल है, इसका फोकस सिंपल प्रोजेक्ट के ऊपर है, यानी आउटपुट पे नहीं है कि बनेगा क्या। हम कह रहे हैं कि ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा, उसके अंदर क्या चेंजेस हैं जो उसको कंप्लीट करते वक्त और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है कि हम देखें प्रोडक्ट को देख के प्रोसेस चेंज करें, हम प्रोजेक्ट को देख के प्रोसेस चेंज कर रहे होते हैं। सो इट इग्नोर्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग रिकमेंडेड नहीं है, उसमें हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें वहाँ पे टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। सो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करना, उनको इम्प्रूव बेहतर टेक्नोलॉजी कौन सी लगती है इग्नोर कर देते हैं जब हम रैपिड प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ कर होते हैं। इट डज़ नॉट इनकॉर्पोरेट द रिस्क एनालिसिस एज द की प्रोसेस। डेफिनेटली जब हम प्रोसेस चेंज करते हैं तो रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, ये हमारे पास मॉडल के अंदर प्रॉब्लम है। इट डज़ नॉट डिफाइंस डोमेन ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पर अप्लाई होगा, कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन नहीं करते, ये मेजर इसके इश्यूज़ हैं। अब कुछ हम नेम वाइज डिस्कस करेंगे जो हमारे CMM हैं। कैपेबिलिटी मेजॉरिटी मॉडल ISO 9000, यानी ये स्टैंडर्ड है, अगर आपने ये स्टैंडर्ड मीट कर लिए तो आप इस लेवल पे स्टैंडर्ड्स के इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। सो CMM इज़ मोर डिटेल्ड एंड perspective includes the framework for improvement. Organization related to the level 2 in CMM are likely to be ISO 9000। अगर आप लेवल 2 तक पहुंच जाती है ऑर्गेनाइजेशन तो हम कहते हैं ये CMM लेवल पे आपकी 9000 कंप्लाइंट है। एक कंप्लाइंट कहलाती है, एक सर्टिफाइड कहलाती है, यानी ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। कैपेबिलिटी असेसमेंट एन important role of the SCI is to use CMM to assess the capability of contractors bidding for US गवर्नमेंट एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिस तरह से हम असेस करेंगे कि किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है और उस लेवल पे जब हम बिडिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आप ऑर्गेनाइजेशन के वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखेंगे। यानी जब कंपनी होती हैं, गवर्नमेंट्स होती है, तो वो कुछ कंडीशन रखती हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल को मीट करनी चाहिए या उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब बिडिंग जब करती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो वो सबमिट कराती है कि हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अगर गवर्नमेंट जो है ये प्रोजेक्ट हमें दे, वी कैन कंप्लीट इट ऑन टाइम विद द डिज़ायर्ड क्वालिटी लेवल एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। तो ये हमारे पास बिडिंग कहलाता है प्रोसेस, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स बिडिंग करते हैं फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। मॉडल इज़ इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, नॉट प्रैक्टिसेस यूज इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। Within the same organization there are often wide variation in process, यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्रोसेस है। CMM लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन कोई एक प्रोसेस यूज़ कर रही है, दूसरी दूसरा, तीसरी तीसरा प्रोसेस, बट ये इक्विवेलेंट होते हैं, सेम नहीं होते, एग्जैक्टली डिटो सेम नहीं होंगे बट इक्विवेलेंट होंगे टूवर्ड्स मीटिंग सम क्लास और गोल स्टैंडर्ड्स। कैपेबिलिटी असेसमेंट इज़ क्वेश्चनर बेस, आपको सवालात पूछते हैं और सवालों पे बेसिस पे आप असेस करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चनर में ऐसा होता है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास टेक्निकल रिसोर्सेज कितने हैं, स्किल पर्सन जो है उनकी स्किल लेवल क्या है, उनका लेवल क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस कितना है, ऑर्गेनाइजेशन ने कितने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, उनके कितने प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर किए हैं, कितने प्रोजेक्ट लेट डिलीवर हुए हैं, और वो प्रोजेक्ट किस कंपनी के, किस डोमेन के थे, ई-कॉमर्स के थे या कोई एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स थे, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें कैपेबिलिटी में आ जाती हैं। तो ये पूरा फ्लो डायग्राम है जिसमें आप कैपेबिलिटी असेसमेंट प्रोसेस को ले चलेंगे। सबसे पहले आपके सिलेक्ट प्रोजेक्ट, देन डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चनेयर, देन एनालाइज द रिस्पॉन्स, देन क्लैरिफाई द रिस्पॉन्स, आइडेंटिफाई इश्यूज इन द डिस्कशन, देन आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, उनको इंटरव्यू करेंगे, उनको असेस करेंगे, देन इंटरव्यू इन द इंजीनियर, देन इंटरव्यू द मैनेजर, देन ब्रीफ मैनेजर, उनकी ट्रेनिंग का पार्ट भी आ जाता है, एंड देन प्रेजेंट असेसमेंट, और फिर एक रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कैपेबिलिटी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है, जो अपने तकरीबन आपके 8+3 11 स्टेजेस के अंदर चल रहा होता है।
अच्छा, प्रोसेस की जो क्लासिफिकेशन है उसको भी हमने यहाँ पे लेवल में किया है। कुछ डिस्कशन होते हैं जो इनफॉर्मल होती है, नो डिटेल प्रोसेस मॉडल, डेवलपमेंट टीम चूज़ देयर ओन वे ऑफ वर्किंग, इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल। कोई प्रोसेस नहीं यूज़ करी, बस वो कहते हैं हाँ काम हो जाएगा, आप डोंट वरी। कैसे करेंगे ये नहीं बताएंगे। जैसे आपके इजाइल और रेड मॉडल जो है, रेड मॉडल, रैपिड मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ये सारे इनफॉर्मल होते हैं। फिर दूसरा होता है मैनेज द प्रोसेस मॉडल विच ड्राइव्स द डेवलपमेंट प्रोसेस, जो क्लियरली डिफाइन करे कि कौन सा मॉडल यूज़ करेगा, इसको हम मैनेज प्रोसेस कहते हैं। फिर मैथोडोलिकल प्रोसेस है, जो प्रोसेस सपोर्ट बाय सम डेवलपमेंट मेथड, जैसे यूज़ केस डायग्राम वगैरह, टूल्स टेक्नोलॉजी यूज़ करें आप, उसको हम कहते हैं मेथड बेस या मैथोडोलिकल। मैथोडिकल आपके पास प्रोसेस हो जाएगा जिसके अंदर आप मेन चीज़ों को हैंडल कर रहे होंगे। फाइनली प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, हमारे पास चीज़ें जो आती हैं उसमें फाइनली स्टेज में आता है इम्प्रूविंग द प्रोसेस दैट इनहेरेंट द इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये एप्लीकेबिलिटी है कि कौन से लेवल पे कौन सी चीज़ें अप्लाई करेंगे। जैसे इनफॉर्मल प्रोसेस में आपका प्रोटोटाइप, मैंने बताया आपको पहले ऑलरेडी कि प्रोटोटाइप या शॉर्ट लाइफ प्रोजेक्ट होते हैं या शॉर्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, 4GL बिज़नेस है, इस तरह की चीज़ें इनफॉर्मल प्रोसेस में आ जाती हैं। लार्ज प्रोजेक्ट जहाँ के आपके लाइफ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर होते हैं या लाइफ लॉन्ग के प्रोजेक्ट होती हैं, वो मैनेज प्रोसेस के ज़रिए फॉलो होती हैं। और अगर कोई वेल स्टैंडर्ड, वेल डिज़ाइन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं आप, कोई बड़ी एप्लीकेशन डोमेन पे बनाना चाह रहे हैं, तो वो मैथोडोलिकल प्रोसेस होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? जी। ओके, सो फिर प्रोसेस की चॉइसेस हैं आपके पास। तो प्रोसेस यूज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच आर बीइंग डेवलप्ड। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर लाइफ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है, कोई पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें आप रैपिड मॉडल नहीं यूज़ कर सकते या एजाइल मॉडल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे बग्स की पॉसिबिलिटी है या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग उसमें पॉसिबल नहीं है। सो फॉर लार्ज सिस्टम मैनेजमेंट is usually principal problem, so you need to strictly manage the process. For smaller system, more informal system is required. तो छोटी प्रोडक्ट बनानी है उसको इनफॉर्मली ले लें, लेकिन बड़ी प्रोडक्ट बनानी है तो आपको मोर सिस्टमेटिक और मैनेज स्ट्रिक्ट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी एप्लीकेबल प्रोसेस विच शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हाई कॉस्ट में बी incurred if any force are in an appropriate process on the development team। मगर आप किसी खास प्रोसेस को अगर इम्पोज करना चाहें, मिसाल के तौर पे टीम जो है वो एग्री नहीं है उसके पर्टिकुलर प्रोसेस को लेकर चलने के लिए, लेकिन अगर आप उसको इम्पोज करें कि इसी प्रोसेस को फॉलो करना है और टीम इज़ नॉट हैप्पी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, लोग एग्री नहीं होंगे, लोग उस प्रोसेस को जानते नहीं होंगे, तो तभी उसको अप्लाई नहीं करना चाह रहे होंगे, तो कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट की इंक्रीज़ हो जाएगी इफ यू आर चेंजिंग द चॉइस। तो उसके साथ साथ हमें टूल्स भी कुछ चाहिए होते हैं। जो सर इनफॉर्मल प्रोसेस में आपको जर्निक टूल की रिक्वायरमेंट होती है, मैनेज प्रोसेस में आपको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, आपको करवाया भी था सर, उस तरह से मैनेज करता है। मेरे मेथोडोलिकल आपके पास प्रोसेस होता है जिसमें आप एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कोई वर्क बेंच बनाते हैं कि जिसके लेवल पे आप कहेंगे कि इतने लेवल की क्वालिटी हो, इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड हो या 99%, जैसे 6 सिग्मा है, एक वर्क बेंच है। 6 सिग्मा का मतलब यह है कि आपके 10 मिलियन 1 मिलियन प्रोडक्ट्स के अंदर मैक्सिमम 6 एरर होते हैं, हो सकते हैं उससे ज़्यादा होंगे, तो वो 6 सिग्मा सर्टिफाइड नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप वर्क बेंच डिफ़ाइन करते हैं कि क्वालिटी का लेवल क्या हो या एक्यूरेसी का लेवल क्या हो। इसी तरह से इम्प्रूविंग द प्रोसेस, स्पेशलाइज्ड टूल आप इस अप्लीकेबल करेंगे, उसके यूज़ करेंगे ताकि आप प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते, मैक्सिमम यूज़ कर सकें। टेक अवे आज के लेक्चर के या इस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टॉपिक के हमारे पास, जो मैं समराइज़ कर दूं मैं सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन के अंदर, एक स्लाइड के अंदर।